हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं और हर रोज़ मॉक टेस्ट जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। तो आपने डेली इन मॉक टेस्टों को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो टेलीग्राम पे जो वीडियो शेयर कर दी जाती है, वहाँ से आप वीडियो को ईजिली देख सकते हो। ठीक है। बाकी आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब कंटिन्यू में चले हुए हैं। जैसे आपका वन मित्र की भर्ती के रिजल्ट भी निकल गए हैं। HP पुलिस के जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से आपका ग्राउंड का। और अपने पटवारी की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि ये भर्तियाँ जो अब लगभग आपके 6 मंथ के भीतर भीतर होनी है सारी, ये पटवारी की भी और पुलिस की भी। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चिरचिंद, ठीक है, चिरचिंद और सियूल ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो रावी की है, ब्यास की है, सतलुज की है या यमुना की है। तो चिरचिंद और सियूल ये किसकी सहायक नदी हैं। ये है आपकी रावी की सहायक नदी है। ठीक है। रावी का वैदिक नाम क्या है। पुरुषाणी है। पुरुषाणी है इसका वैदिक नाम। और इसका संस्कृत नाम क्या है। इरावती। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चिरचंद और सियूर जो ये किसकी सहायक नदी है। रावी की। रावी का वैदिक नाम है पुरुषाणी, संस्कृत नाम है इरावती। ब्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया, संस्कृत नाम है बिपाशा। ठीक है। सतलुज का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्र है। यमुना का एक ही नाम है जो कि आपका कालिंदी है। ठीक है, वैदिक नाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिरचंद और सियूर किसकी सहायक नदियाँ। ये रावी की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कल्पा रामपुर किस नदी के किनारे बसा शहर है। तो कल्पा और रामपुर, ठीक है, किन्नौर में है कल्पा आपका और रामपुर आपका शिमला में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कल्पा कहाँ पे है। कल्पा जो है वो किन्नौर में, किन्नौर कल्पा बोलते हैं ना। रामपुर कहाँ पे है। रामपुर आपका शिमला में। ठीक है। तो ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए शहर है। रावी नदी के किनारे, ब्यास के किनारे, सतलुज के किनारे या यमुना के। तो ये सतलुज नदी के किनारे बसे हुए शहर है। तो जैसे कि आपको बताया कि सतलुज नदी का आपको वैदिक नाम पता होना चाहिए, क्या है, शतुद्री, और संस्कृत नाम शतुद्र। ठीक है, ये भी आपको जो वो पता होना चाहिए साथ साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूणी, उहल, बनेर ये किसकी सहायक नदी हैं। तो सतलुज की, चिनाब की, ब्यास की या यमुना की। तो लूणी, उहल, चिनाब ये आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ। और ब्यास का वैदिक नाम क्या बताया आपको, अर्जिकिया। ठीक है। और इसका संस्कृत नाम क्या है, बिपाशा। ये इसलिए मैंने आपको रिपीट करवाता हूँ ताकि आपको सारा कुछ ही मॉक टेस्टों में याद होते रहे। आप बार बार देखेंगे तो आपको ये इजीली ऑटोमेटिक, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है। तो लूणी, उहल, बनेर किसकी सहायक नदियाँ हैं। ये आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो कुल्लू में है, बिलासपुर में है, मंडी में है या फिर लाहौल स्पीति में है। तो जो पिन घाटी है, ये पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये है आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, लाहौल स्पीति में स्थित है आपका ये पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लिप्पा आसरंग वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है। तो लिप्पा आसरंग वन्य जीव विहार कुल्लू में है, सिरमौर में है, किन्नौर में है या फिर लाहौल स्पीति में है। तो लिप्पा आसरंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। लिप्पा आसरंग जो वन्य जीव विहार है ये किस जिले में स्थित है। ये है आपका किन्नौर जिले में। ठीक है, किन्नौर जिले में स्थित है। और कभी कभी ये पूछा था कि किसके लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये याक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लिप्पा आसरंग वन्य जीव विहार जो ये किन्नौर जिले में है और ये याक के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, सांगला है, धौलाधार है या फिर किब्बर है। तो ये है आपका किब्बर। ठीक है, किब्बर वन्य जीव विहार जो है सबसे बड़ा है।
अब आपको मेरे को ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे किब्बर जो ये वन्य जीव अभयारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किब्बर, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा शिल्ली, सबसे छोटा शिल्ली है। अब शिल्ली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और किब्बर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप कमेंट सेक्शन में जो वो कमेंट करके बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ये है किब्बर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर शेर सफारी और प्राणीगृह चिड़ियाघर स्थित है। तो कहाँ पर जो वो शेर सफारी और प्राणीगृह चिड़ियाघर का प्रावधान है। ठीक है, तो ये कुफरी में है, रेणुका में है, कुक्ति में है, कालाटोप खजियार में है। तो ये जो शेर सफारी वाला है ये आपका रेणुका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, रेणुका। तो रेणुका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष, छोटे छोटे क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है ये, बरगद, देवदार, चीड़ या पीपल। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका देवदार। ठीक है, देवदार जो हिमाचल प्रदेश का ये राज्य वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में दराती, ठीक है, दराती समझते होंगे आप, जो दराती जिसे घास काटते हैं, बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देवदार का, अखरोट का, शीशम का या चील का। झील नहीं है ये, चील। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रयोग किया था वो शीशम की लकड़ी का जो वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, शीशम। तो शीशम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो बिलासपुर में, शिमला में, किन्नौर में या सिरमौर में। तो जो सुकेती जीवाश्म या फॉसिल पार्क, जीवाश्म बोल सकते हैं या फॉसिल पार्क है, ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, सिरमौर। तो सिरमौर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले दो टाइप के होते हैं स्वरों के भेद। ठीक है, एक होगा आपका मात्रा, तो एक होगा आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ध्यान रखना अपने, एक होता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, दूसरा होता है आपका जीव के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, जीव के आधार पर जो वो स्वरों के भेद। तो इसके टाइप से भी मात्रा के या उच्चारण के आधार पर भी 3 भेद होते हैं और जीव के आधार पर भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो जीव के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं कि हिंदी का ब्रीफ में करवा दीजिए टॉपिक वाइज, तो ये साथ साथ में टॉपिक वाइज ही चलते हैं। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के कौन कौन से भेद हैं। ये ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। ये आपके मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। दूसरा है आपका जीव के आधार पर स्वरों के भेद। जीव के आधार पर स्वरों के भेद। वनडे एग्जाम में आपको शॉर्टकट में भेद ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका अग्गर स्वर रहेगा, पहला कौन सा, अग्गर स्वर। दूसरा रहेगा आपका मध्य स्वर, और तीसरा रहेगा आपका पश्च स्वर। तीसरा कौन सा, पश्च स्वर। आपने क्या करना है कि वीडियो को जो कंटिन्यू देखना है। ठीक है, इससे तो आपको ये पता लग गया, लेकिन जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैंने ये बता रखा है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें कौन कौन से आते हैं, अग्गर स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनमें से कौन से आते हैं। ये सारा मैं जो ब्रीफ कर रखे और आगे फिर से दोबारा कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो जीव के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई, छोटे ई, ये बड़ी ई है। ठीक है, बड़ी ई, छोटी ई, य, श का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या दंत्य है। तो आपको यहाँ पे मैं जो इनका तालव्य जो उनके सारे वर्ण यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे च हो गया, ठीक है, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और अण्य हो गया। ये सारे जो आपके कौन से वर्ग में आते हैं, क वर्ग में आते हैं। कौन सा वर्ग हो गया, क वर्ग। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। उच्चारण स्थान होता है तालव्य। और तालव्य में और कौन कौन से आते हैं, छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, य आ जाएगा और श आ जाएगा। ठीक है, 2 ह्रस्व स्वर आ जाएंगे, एक अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, एक ऊष्म वर्ण आ जाएगा।
ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है तालव्य है, तो ये ई छोटी ई बड़ी ई य श का उच्चारण स्थान क्या है, ये तालव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि री और शी का उच्चारण स्थान क्या है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे ट वर्ग में क्या क्या आता है, ठीक है। ट वर्ग में आता है आपका ट आता है, ठ आता है, ठीक है, ड आता है, ढ आता है और अणे आते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य में होता है। और री और षटकोण वाला श ये किस में आते हैं, ये भी आपका मूर्धन्य वर्ण में आ जाएगा। इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञ कौन सा वर्ण है। तो संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है, ठीक है, या फिर ह्रस्व स्वर है, या अंतस्था व्यंजन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अंतस्था व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अंतस्था व्यंजन जो वो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं य, र, ल और व। ये आपके अंतस्था व्यंजन जो वो होते हैं। अब अंतस्था व्यंजन के बाद ह्रस्व स्वर आपको मैंने बता दिए, पीछे जो स्वरों के भेद हैं वो उसमें आ जाते हैं। स्वरों के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। अब आपको आगे बताएंगे कि जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। ये तो आगे आपके अंतस्थ व्यंजन। अब आपके ऊष्म वर्ण ये कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4। ऊष्म वर्ण में क्या क्या आ जाएगा, षटकोण शलगम वाला श आ जाएगा, षटकोण वाला स आ जाएगा, और स्लेट वाला स आ जाएगा और ह आ जाएगा। ये भी संख्या में कितने होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन भी संख्या में 4 होंगे, ऊष्म वर्ण भी संख्या में 4 होंगे। कभी कभी पूछता है कि श कौन सा वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए ऊष्म वर्ण है, ठीक है। और ह्रस्व स्वर ये उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद हैं। अब चलते हैं कि संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके। तो संयुक्त व्यंजन से आपके मोस्टली क्वेश्चन जो वो बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो संयुक्त व्यंजन जो आपके, इसमें सबसे पहले तो आ जाता है आपका क्ष, ठीक है, फिर आ जाता है आपका त्रय, फिर आ जाता है आपका ज्ञ, और फिर आ जाता है श्र, ठीक है। क्ष कैसे बनता है, क्ष ये क हलंत जमा षटकोण वाले स से बनता है आपका क्ष। त्र कैसे बनता है, त हलंत और जमा र, ठीक है। हलंत वाले जो होते हैं ये आद्य वर्ण होते हैं, इनको आद्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है, ये पूरे नहीं होते। फिर ग बनता है ज हलंत जमा अण्य, और श्र बनता है शलगम वाला श हलंत प्लस र, ऐसे बनते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो संयुक्त व्यंजन है। तो आपसे पूछा गया था कि ज्ञ कौन सा व्यंजन है, तो ज्ञ जो आपका ये संयुक्त व्यंजन जो वो हो जाएगा। और बनता कैसे है, ज जमा अण्य कैसे बनता है, यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए आप, ज जमा अण्य ये बनता है आपका संयुक्त व्यंजन। कौन सा वर्ण है, ये संयुक्त व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अत्याचार में कौन सी संधि है। तो अत्याचार में आपने संधि बतानी है, अत्याचार, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है, जहाँ भी आपके अंतस्थ व्यंजन, ध्यान रखेंगे इसकी ट्रिक है, कभी कभी संधि में ट्रिक भी चलती है, ब्रीफ भी है इसका। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल, वो ये आ जाएं और इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए। जैसे यहाँ आया आपका ये अंतस्थ व्यंजन है, इसके बाद पहले आधा वर्ण आया हुआ है, तो वो संधि हो जाती है आपकी यण संधि। आपने ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसकी, बस ये याद रख लेना, य र ल व आ जाए, इससे पहले आधा वर्ण आ जाए तो वो आपकी यण संधि। कईयों के रूल को याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आधों के रूल याद करने, आधों के ट्रिक बेस पे चलेंगे। य र ल व आ जाए, इससे पहले आधा वर्ण आ जाए तो वो संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगोदक में कौन सी संधि है, गंगोदक। तो संधि का सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शब्द है आपके पास है गंगोदक, दो प्रॉपर शब्द बना लीजिए, ठीक है। एक तो गंगा आ गया, दूसरा क्या आ गया, उदक आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, बड़ा आ गया, यहाँ से क्या आ गया, छोटा ओ आ गया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं,
ठीक है। तो ये ओ बना रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये ओ बना रहे हैं। तो इसका जो वो रूप परिवर्तन हो जा रहा है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। और गुण संधि में सीधे आप थोड़ा सा और ऐसे ध्यान रखें कि जहाँ पर ओ की मात्रा आ जाए वो आपकी गुण संधि होती है सिंगल ओ की मात्रा, ठीक है। सिंगल ओ या ए की मात्रा आ जाए वो सिंगल पर, वो ओ आपकी गुण संधि होती है। लेकिन रूल के हिसाब से याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये इसका गुण चेंज होता है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ था, यहाँ पे ओ था, दोनों मिलकर ओ बना ले, इसका गुण चेंज हो गया तो ये गुण संधि। अब जैसे आपका विद्यालय है, जैसे ये विद्यालय है, ठीक है। तो शब्द लिख लीजिए आप, विद्या जमा आलय। तो यहाँ से क्या आया, आ आया, स्वर आया ना, यहाँ से भी क्या आया, आ आया, बड़ा आ आया। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि रहती है। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया, स्वर तो आ गया लेकिन सेम स्वर नहीं आया, ऊ आ गया, ठीक है, अलग से। तो ये इसका गुण चेंज हो गया, तो ये गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल से अगर ओ की मात्रा आ जाए तो वो मैक्सिमम संधि जो वो गुण संधि हो गया। ए की मात्रा आ जाए, जैसे गोविंदर हो गया, गंगोदक हो गया, देवेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, ठीक है। ए की मात्रा और ओ की मात्रा आ जाए तो वो मैक्सिमम संधि जो होगी आपकी वो गुण संधि जो वो हो जाएगी, ठीक है। कौन सी संधि, गुण संधि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। एक प्रत्यय, नी प्रत्यय, सेत प्रत्यय या एत प्रत्यय। तो आपको पता है कि प्रत्यय जो वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के, एक कृदंत और एक तदित। याद रखेंगे, कृदंत जो वो क्रिया से मिलकर बने हुए प्रत्यय होते हैं और तदित जो वो संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर बने हुए प्रत्यय होते हैं। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में कौन सा समास है। तो प्रयोगशाला, तो जहाँ भी कोई शब्द आ जाए तो उसका शब्द विग्रह कर लेना सबसे पहले, ठीक है। तो प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, क्या, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, प्रयोगशाला। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए। तो जहाँ पे विभक्ति आ जाए, कारक विभक्तियाँ आ जाए जहाँ पर भी, तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जहाँ भी आपकी कारक विभक्तियाँ आ जाए तो वहाँ पर समास कौन सा आता है, तत्पुरुष समास जो वो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लालमणि, ठीक है। तो शब्द विग्रह कर लेना है सबसे पहले। क्वेश्चन क्या आपका, लालमणि। तो इसके शब्द विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल है जो मणि। तो मणि की विशेषता क्या है यहाँ पे, वो क्या है, लाल। तो जहाँ पर पहले कोई विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर जो समास होता है आपका कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। कर्मधारय समास होता है जहाँ पर पहले जो वो विशेषता बताई जाए तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वह कौन सा समास होता है। तो एक बार फिर आप ध्यान से समझेंगे, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व प्रधान पद मतलब तो पहला पद प्रधान हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है आपका, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है। तो और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, ऐसे आते हैं क्वेश्चन में भी, जिसमें उत्तर पद जो वो प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है आपका, वह होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है आपका, वह होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। और जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान मतलब कोई भी पद जो वो प्रधान नहीं हो, तो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास, क्या, बहुब्रीहि समास। और जिसमें पहला पद जो वो विशेषता बताता हो, जैसे लालमणि की बताया मैंने, तो वो समास हो जाता है आपका कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें जिसमें जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वह कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें 20 क्वेश्चन थे। तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।